नमस्कार दोस्तों, आप सबका पुनः बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 जीव विज्ञान का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जीव जगत, उस पाठ का एक हम बिंदु ले रहे हैं वर्गीकी पदानुक्रम। वर्गीकी पदानुक्रम या इसको हम वर्गीकी संवर्ग भी कहते हैं। देखिए, हम किसी भी जीव के बारे में बात करें, जैसे मान लो हम हमारी बात करें, यदि हम हमारी पहचान देना चाहें तो कुछ स्टेप के बारे में बात करनी होगी कि जैसे मान लो हम जहाँ से बिलोंग करते हैं तो हमें पहले विलेज के बारे में बताना पड़ेगा, फिर ब्लॉक, फिर तहसील, फिर आप बात करोगे तो जिला हेडक्वार्टर, उसके बाद स्टेट। ये सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ बतानी होगी ताकि आपकी पहचान स्थापित हो सके। इसी तरह से जो जीव है इनकी यदि हम पहचान स्थापित करते हैं तो इसके भी कुछ स्टेप है, कुछ सोपान है, कुछ पद है, कुछ वर्ग है, उसी को हम कहते हैं वर्गीकी पदानुक्रम। और ये जो वर्गीकी पदानुक्रम है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित ये पदानुक्रम संख्या में कितने होते हैं? 7। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। सबसे पहले जगत। सबसे पहले जो पदानुक्रम आता है नंबर 1 पे जगत। जगत के बाद में बात करते हैं हम संघ। उसके बाद में आता है वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ये 7 पदानुक्रम है। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। 1 2 3 4 5 6 और 7। जगत जिसे इंग्लिश में किंगडम कहा जाता है, संघ को इंग्लिश में फाइलम कहा जाता है, वर्ग को क्लास कहा जाता है, गण को ऑर्डर कहा जाता है, कुल को फैमिली कहा जाता है, वंश को जीनस कहते हैं और जाति को स्पीसीज कहा जाता है। इस तरह से कोई भी जीव है, जीव की यदि हम पहचान स्थापित करना चाहेंगे तो उसमें हमें इन पदानुक्रम के बारे में बात करनी होगी ताकि हम उस पर्टिकुलर जीव की पूरी पहचान बता सकें। अभी जितने भी पदानुक्रम हैं इसमें सबसे ऊपर में लिखा है जगत, ये, और सबसे नीचे लिखा है जाति। तो ये जो जाति है ये वर्गीकी पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति, स्पीसीज। और जो ये जाति है इसको हम वर्गीकरण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जाति और इसी को हम वर्गीकरण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई ये है, तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जगत। ये सबसे बड़ी इकाई है। जो ये 7 पदानुक्रम है, सबसे पहले हमने जगत या किंगडम के बारे में बात की, ये वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है, और जो स्पीसीज है या जो जाति है ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। अब इसमें यदि हम ऊपर, मतलब ऊपर क्या लिखा? जगत। जगत से ऊपर से नीचे की ओर, मतलब सबसे बड़ी इकाई से सबसे छोटी इकाई की ओर जाते हैं या ऊपर से नीचे जाते हैं तो जीवों के अंदर लक्षणों में समानता बढ़ती है। लक्षणों में समानता बढ़ती है, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो समानता बढ़ेगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो असमानता बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि एक जाति के अंदर जो जीव आएंगे, एक जाति में जो जीव आते हैं उनमें ज़्यादा समानता होती है, और एक जगत में जितने भी जीव आते हैं उनमें असमानता अधिक होती है। तो इस तरह से वर्गीकी पदानुक्रम की संख्या कितनी है? 7 है। सबसे बड़ी इकाई है जगत, उससे छोटी संघ, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। इस तरह से ये जो वर्गीक पदानुक्रम है, हम
एक एक स्टेप के बारे में, एक एक पदानुक्रम के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे छोटी इकाई सबसे पहले ले लेते हैं जाति। स्पीसीज जिसको कहा जाता है जाति। अब जाति क्या है, जाति क्या है यह समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आता है मेयर। इन्होंने जाति को समझाने का या जाति की परिभाषा देने का प्रयास किया कि जाति क्या है। तो जाति का मतलब यह है कि एक जाति में हम कौन से जीवों को रखेंगे। तो मेयर नामक वैज्ञानिक ने एक परिभाषा दी है कि ऐसे जंतु जो निकटवर्ती आपसी संबंध रखने वाले हैं, निकटवर्ती मतलब निकटतम हो और आपस में संबंध रखने वाले जीव, निकटवर्ती आपस में संबंध रखने वाले जीव जो लैंगिक जनन के द्वारा जननक्षम संतान उत्पन्न करे, जननक्षम संतान उत्पन्न करे। ऐसे जो जंतु होते हैं वो एक ही जाति में आते हैं। ऐसे जंतु एक ही जाति में रखे जाते हैं या रखे गए हैं। देखो यहां दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपस में संबंध रखने वाले हो, मतलब लक्षणों में समानता हो, और लैंगिक जनन के द्वारा क्या करे, जननक्षम संतान उत्पन्न करे। कैसी संतान उत्पन्न करे, जननक्षम संतान उत्पन्न करे। तो ऐसे जो जंतु होते हैं वो सब एक ही जाति में रखे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गाय वर्सेस बैल। अब देखो ये दो जंतु दो है, जीव दो है। अब ये आपस में संबंध रखते हैं, बिल्कुल गाय और बैल दिखने में एक जैसे है, आपस में संबंध रखते हैं और लैंगिक जनन करते हैं। गाय और बैल, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। ये आपस में क्या कर सकते हैं, लैंगिक जनन कर सकते हैं। और लैंगिक जनन करने के बाद इनकी जो संतान है, लैंगिक जनन करेंगे और इनकी जो संतान है वो भी आगे जनन कर सकती है। इसका मतलब गाय और बैल ये दोनों एक ही जाति के जंतु कहलाते हैं। क्लियर है बात है। गाय और बैल दोनों परिभाषा के अकॉर्डिंग बात करें तो आपस में संबंध रखने वाले हैं, निकट संबंधी है। क्यों? क्योंकि दोनों के लक्षण बिल्कुल मिलते हैं। लैंगिक जनन कर सकते हैं, ये फीमेल है और ये मेल है, तो लैंगिक जनन कर सकते हैं। लैंगिक जनन करने के बाद में ये संतान उत्पन्न कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि जो संतान उत्पन्न हुई है वो भी आगे जननक्षम है। इसका मतलब इस संतान के जो जनक है वो एक ही जाति के जंतु होते हैं। हम कोई दूसरा और उदाहरण लेकर भी समझ सकते हैं कि एक जाति के अंदर कौन से जंतु रखे गए हैं। अब ये तो हमने समझने का उदाहरण लिया। अब जाति के अंदर कौन कौन से उदाहरण आते हैं, जैसे शेर एक जाति है, शेर एक जाति है। उसी तरह से चीता यह भी एक जाति है। गाय, बकरी, भैंस ये सभी एक जाति है। जैसे भैंस है तो भैंस में मेल भी है फीमेल भी है, तो ये दोनों एक ही जाति के अंदर आएंगे क्योंकि लैंगिक जनन कर सकते हैं। और लैंगिक जनन करने के बाद ये जो संतान उत्पन्न करते हैं वो भी जननक्षम होती है। इस वजह से इनको हम एक ही जाति के अंदर शामिल करते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्गीय की पदानुक्रम लेते हैं, जाति के बाद में वंश, जिसको इंग्लिश में जीनस कहा जाता है। अब जो वंश है ये जाति से जस्ट ऊपर वाला स्टेप है, जाति का ऊपरी सोपान है। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि ऐसी जातियां जो आपस में समानता रखती है, आपस में समानता रखने वाली जातियों के समूह को वंश कहा जाता है। परिभाषा हो जाएगी आपस में समानता रखने वाली
जातियों के समूह को वंश कहा जाता है। आपस में ऐसी जातियां जो आपस में समानता रखे वे एक ही वंश में आती है या एक ही वंश में रखी जाती है। उदाहरण के लिए एक वंश है पैंथर या पैंथरा। पैंथरा एक वंश है। अब इसके अंदर दो जाति, जैसे उदाहरण के लिए शेर, बाघ, चीता, ये। अब ये जो जाति है चीता, बाघ, शेर, ये आपस में समानता रखती है। जाति अलग अलग है लेकिन आपस में समानता रखती है, इसलिए इसको है वो एक वंश के अंदर रखी जाती है। जाति अलग अलग है लेकिन समानता की वजह से एक ही वंश में रखी जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करते हैं जाति, वंश, और वंश के बाद में क्या आता है? कुल। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कुल, जिसको हम कहते हैं फैमिली। कुल या फैमिली। अब इसमें क्या होगा, जिस तरह से आपस में समानता रखने वाली जातियों के समूह को एक ही वंश में रखा जाता है, उसी तरह से आपस में समानता रखने वाले जो वंश होते हैं उनको एक ही कुल में रखा जाता है। आपस में समानता रखने वाले वंशों के समूह, जीनस के समूह को एक ही कुल में रखा जाता है। एक ही कुल में रखा जाता है। मतलब ऐसे वंश जो आपस में समानता रखते हैं उनको एक ही फैमिली के अंदर रखा जाता है। जैसे देखिए, एक कुल है, अभी हमने बात की पैंथर या पैंथरा, इसमें हम शेर, बाघ, चीता आदि को रखते हैं। अब दूसरा एक और कुल है, इसका नाम है फेलिस। इसमें किसको रखा जाता है? बिल्ली को रखते हैं। एक ये वंश है, दूसरा ये वंश है। पैंथरा के अंदर शेर और बाघ, फेलिस के अंदर बिल्ली। अब ये दोनों आपस में समानता रखने वाले वंश है। बाघ और बिल्ली में ज्यादा असमानता नहीं है। बिल्ली बाघ का छोटा रूप है, दिखने में हूबहू समान, उसका आप मुंह देखोगे, उसके ऊपर जो धारियां देखोगे बिल्कुल बाघ के समान, तो आपस में समानता रखती है। इसलिए इसको ये जो दोनों वंश है इन दोनों वंश को एक ही कुल में रखा जाता है और इस कुल का नाम है फेलिडी। क्या नाम है? फेलिडी। तो हम ये समझ गए कि ऐसे वंश जो आपस में थोड़ी बहुत समानता रखते हैं उनको एक ही कुल में रखा जाता है। नेक्स्ट, कुल के बाद में आता है गण। अंग्रेजी में जिसको ऑर्डर कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, जिस तरह से कुल के अंदर समानता रखने वाले वंशों के समूह थे, उसी तरह से अब गण के अंदर क्या होगा, आपस में समानता रखने वाले किसके समूह? कुलों के समूह। आपस में समानता रखने वाले कुलों के समूह को एक ही गण में रखा जाता है। एक ही गण में रखा जाता है। मतलब ऐसे कुल जो आपस में समानता, कोई दो ऐसे कुल जो आपस में समानता रखते हैं उनको एक ही गण में रखा जाता है। उदाहरण के लिए देखो, एक कुल है, अभी ऊपर हमने बात की है फेलिडी। कुल का नाम क्या है? फेलिडी। अब फेलिडी के अंदर कौन से जंतु आते हैं? शेर, बाघ और ये भी इसी के अंदर आएगा बिल्ली। ये जितने भी जंतु है ये फेलिडी जो कुल है उसके अंदर आते हैं। अब एक कुल है दूसरा, इसका नाम है केनिडी। क्या नाम है? केनिडी। और इसके अंदर कुत्ते आते हैं।
कुत्ते को इसमें रखा गया है। अब ये जो फेलिडी कुल के जो जंतु है, कैनिडी कुल के जंतु है, इनमें आपस में समानता पाई जाती है। इसमें आपस में समानता है, ये भी मांसाहारी है, कुत्ते भी मांसाहारी है। मतलब आपस में आप देखोगे फेलिडी और कैनिडी जो कुल है, इनमें आपस में समानता पाई जाती है। अब इन दोनों कुल के अंदर समानता पाई जाती है, इसका मतलब एक ही गण में रखा जाएगा और इस गण का नाम है कार्निवोरा। कार्निवोरा गण में इसको रखा जाता है। अब ये जो दोनों कुल है, तो ये जो दोनों वंश है समानता रखते हैं, इसलिए इसको फेलिडी कुल में रखा गया है। तो ये फेलिडी क्या है? कुल या फैमिली है। कार्निवोरा क्या है? गण। नेक्स्ट, गण के बाद में हम बात करते हैं वर्ग। इंग्लिश में कहा जाता है क्लास। अब वर्ग के अंदर कौन से आएंगे? आपस में समानता रखने वाले गणों के जो समूह हैं उनको एक ही वर्ग में रखा जाता है। आपस में समानता रखने वाले गणों के समूह को एक ही वर्ग में रखा जाता है। एक ही वर्ग में रखा जाता है। परिभाषा है वो की वो आ रही है, आपस में समानता रखने वाले गणों के समूह को एक ही वर्ग में रखा जाता है। तो पहले हम इस गण को ले लेते हैं। कौन सा गण? कार्निवोरा। गण हमने लिया कार्निवोरा। अब इसके अंदर कौन कौन से जंतु आ गए? अब देखो आप, इसमें शेर, बाघ, बिल्ली और कुत्ते एक ही गण में आए। अब दूसरा हम और एक गण लेते हैं। इस गण का नाम है प्राइमेट। क्या नाम है? प्राइमेट। और ये जो प्राइमेट है, इस प्राइमेट गण के अंदर मनुष्य आता है। मनुष्य, कप्पी, बंदर आदि सब इसमें आते हैं और आपस में समानता है। ये गण और ये गण, दो गणों में आपस में समानता है, इसलिए इन दोनों को एक ही वर्ग में रखा जाएगा और इस वर्ग का नाम है मैमेलिया। वर्ग का नाम क्या है? मैमेलिया, या हिंदी में हम कहें तो स्तनधारी वर्ग। तो ऐसे दो गण जो आपस में समानता रखते हैं उनको एक ही वर्ग में रखा जाता है। और यहां पर जो एक ही वर्ग है वो क्या है? मैमेलिया या स्तनधारी। वर्ग के बाद में नेक्स्ट आता है संघ, जिसे इंग्लिश में फाइलम कहा जाता है। संघ या फाइलम। अब फाइलम में क्या होगा? ऐसे वर्ग जो आपस में समानता रखते हैं एक ही संघ में रखे जाते हैं। आपस में समानता रखने वाले वर्गों के समूह को एक ही संघ में रखा जाता है। एक ही संघ या फाइलम में रखा जाता है। अब इसमें हम उदाहरण ले लेंगे। जैसे अभी हमने एक वर्ग के बारे में बात की। अभी हमने जो वर्ग लिया था मैमेलिया, वर्ग का नाम क्या था? मैमेलिया या स्तनधारी। इसमें कौन कौन से जंतु आए थे? मनुष्य, बंदर, कप्पी और इसके शुरुआत देखें, शेर, बाघ, बिल्ली, इसके बाद क्या ऐड हो गई? कुत्ते, सब इसमें आते हैं। उसी तरह से एक और वर्ग हमने लिया, मैमेलिया तो एक वर्ग है, दूसरा हम इसमें वर्ग लेते हैं जैसे मछली वर्ग।
मछली वर्ग या मेंढक वर्ग ले लिया, मेंढक वर्ग। अब इनमें मैमेलिया वर्ग के जंतु, मछली वर्ग, मेंढक वर्ग, इन जंतुओं के अंदर भी समानता पाई जाती है और इनमें यदि समानता पाई जाती है, अब हमने पहले बात की जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे असमानता बढ़ेगी, समानता कम होती जाएगी। समानता तो कम हुई है लेकिन तो भी समानता पाई जाती है। किस एक दो लक्षण है वो इनमें मिलते हैं, इस वजह से इनका अब संघ एक रहेगा। अब इनका जो एक संघ है उसका नाम है कॉर्डेटा। संघ का नाम क्या है? कॉर्डेटा या कशेरुकी, हिंदी में कहते हैं कशेरुकी, कशेरुकी या पृष्ठवंशी। तो इस तरह से ऐसे जो वर्ग है जो आपस में समानता रखते हैं उसको एक ही संघ के अंदर रखा जाता है। अब ये जो संघ के बारे में हमने बात की है, यदि जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो हम संघ शब्द ही काम में लेते हैं, लेकिन यदि पादपों का वर्गीकरण दिया जा रहा है तो उसमें यदि वर्गीकरण किसका है? पादपों का वर्गीकरण, यदि वर्गीकरण किसका है? पादपों का है, तो संघ के स्थान पर यहां एक वर्ड आता है डिवीजन। क्या आता है? डिवीजन या भाग। यह शब्द काम में लिया जाता है। पादपों का यदि हम वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें संघ के स्थान पर डिवीजन या भाग शब्द को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट और अंतिम पदानुक्रम आता है जगत। जगत अब ये सबसे बड़ी इकाई है। यहां आते आते असमानता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दो जीव, एक जगत में दो जीव आते हैं, लेकिन हम ऐसे सीधा नहीं कह सकते कि इनमें समानता पाई जाती है। तो जगत जो है सामान्यतः, अब आगे हम डिस्कस करेंगे जगत के आधार पे, लेकिन हम सीधा ही कह दें कि जगत जैसे मान लो पादप है तो पादप जगत, जंतु है तो जंतु जगत, कवक है तो कवक जगत। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? जगत के बारे में हो जाएगा। तो इस तरह से जो वर्गीय पदानुक्रम है, जो वर्गीय पदानुक्रम है संख्या में कितने हैं? 7। हमने सभी वर्गीय पदानुक्रम को एक एक करके पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी, प्लस उसका हमने क्या किया, प्लस हमने जो वर्गीय पदानुक्रम है इनके उदाहरण तक पढ़ लिए। तो ये 7 वर्गीय पदानुक्रम है। अब ये वर्गीय पदानुक्रम है, ये जब जीव का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाएगा तब हमें इस तरह से ये जो वर्गीय पदानुक्रम दिए गए इस आधार पे उसका वर्गीकरण लिखना होता है। अब देखिए उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। अब हम इसका जब वर्गीकरण लिखेंगे तो जो 7 वर्गीय पदानुक्रम है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या आएगा? जगत। अब ये जो 7 वर्गीय पदानुक्रम है ये तिरछे लिखे जाते हैं, इस तरह से तिरछे चलाएंगे। जगत, जगत के बाद में क्या आएगा? संघ, संघ के बाद में वर्ग, फिर गण, इसके बाद में क्या आएगा? कुल, वंश और जाति। ये 7 वर्गीय पदानुक्रम है। हम किसी भी जीव का जब वर्गीकरण लिखेंगे तब हमें ये 7 पदानुक्रम लिखने हैं। अब देखिए इसमें जगत, मनुष्य है तो कौन सा जगत होगा? जंतु जगत होगा। कौन सा जगत? जंतु जगत। संघ की बात करेंगे तो कौन सा संघ होगा? कशेरुकी। अभी हमने बात की कशेरुकी का मतलब कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब एक ऐसा वर्ग है जिसमें कशेरुकी दंड पाई जाती है। वर्ग की बात करें तो कौन सा वर्ग है? स्तनधारी। कौन सा वर्ग है? स्तनधारी, जिसको मैमेलिया भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको मैमेलिया कहा जाता है। गण के बारे में बात करें तो गण कौन सा है? प्राइमेट्स। अभी हमने उदाहरण दिए उस समय ये गण आए थे। प्राइमेट्स क्या है? गण। अब यदि हम कुल की बात करें तो इस कुल का नाम क्या है?
मनुष्य के वर्गीकरण की बात करते हैं तो कुल का नाम है होमोनिडी। कुल कौन सा है? होमोनिडी। और वंश, अब हमें ये पता है कि वैज्ञानिक नाम लिखा हमने होमो सेपियंस, तो पहला वंश होता है और दूसरा जाति होता है। तो वंश क्या है? होमो। वंश है होमो और जाति क्या है? सेपियंस। जाति है सेपियंस। तो इस तरह से ये मानव का या मनुष्य का वर्गीकरण है। जगत, जंतु जगत, संघ, कोर्डेटा, वर्ग या क्लास, मेमेलिया या स्तनधारी, गण या ऑर्डर, प्राइमेट्स, कुल, होमोनिडी, वंश, होमो और जाति सेपियंस। तो इस तरह से ये मानव का वर्गीकरण हुआ। एग्जाम में सवाल आ जाए कि मनुष्य का वर्गीकरण लिखिए तो आपको इस तरह से लिखना होता है। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी, इसका वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। वर्गीकरण लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? जगत, उसके बाद में क्या आएगा? संघ, फिर वर्ग, नेक्स्ट गण, नेक्स्ट कुल, वंश और जाति। यही होगा। 7 जो वर्गी की पदानुक्रम है इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये भी तिरछे लिखे जाएंगे, हमने पहले बात कर दी। जगत की बात करेंगे, घरेलू मक्खी है, जगत क्या हो जाएगा? जंतु जगत। कौन सा जगत होगा? जंतु जगत। संघ की बात करेंगे तो कौन सा संघ होगा? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगले पाठ के अंदर इनके, लेकिन अभी यहाँ जो हमने उदाहरण दिया है इसके 7 वर्गी के पदानुक्रमों के मैं नाम लिख रहा हूं। संघ इसके अंदर घरेलू मक्खी है तो इसका संघ है आर्थ्रोपोडा। क्या नाम है? आर्थ्रोपोडा। जो कि आगे हम बात करेंगे कोर्डेटा, नॉन कोर्डेटा, तो ये सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। वर्ग की बात करेंगे तो इंसेक्टा, जिसको कीट वर्ग भी कहा जाता है। गण की बात करेंगे तो इसमें जो गण है वो है डिप्टेरा। गण का नाम है डिप्टेरा। और कुल की बात करें तो कुल है म्यूसिडी। कुल का नाम क्या है? म्यूसिडी। वंश और जाति, ये दोनों चीजें यहां से आ जाएगी, वंश और जाति। तो वंश क्या है? मस्का। जाति क्या है? डोमेस्टिका। ये हो गया घरेलू मक्खी का वर्गीकरण। अब इस तरह से मान लो एक पौधे का उदाहरण ले, जैसे गेहूं। पौधे का नाम है गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम। अब ये चीजें यहां लिखी हुई है, हम नेक्स्ट इसके आगे लिख लेते हैं। जगत, कौन सा जगत होगा भाई? पादप जगत। अब ये पौधा है, प्लांट है, तो कौन सा जगत हो गया? पादप जगत। इसके बाद संघ की बात करें तो पौधों के अंदर हम प्लांट, नेक्स्ट जो चैप्टर है प्लांट के बारे में जब बात करेंगे तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 वर्ग में प्लांटी को बांटा जाता है। तो ये इसका जो संघ है वो है आवर्त बीजी। आवर्त बीजी, जिसे इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी। अब वर्ग की बात करें तो इसका जो वर्ग है वो है एक बीजपत्री। एक बीजपत्री। गण की बात करें तो गण है इसका पोएल्स। पोएल्स। कुल की बात करें तो पोएसी। कुल का नाम क्या है? पोएसी। वंश और जाति, ये वंश, ट्रिटिकम और एस्टाइवम क्या है? जाति।
तो वंश हो जाएगा ट्रिटिकम। ट्रिटिकम जाति है एस्टाइवम। इस तरह से ये गेहूं का वर्गीकरण हो गया। इसी तरह से कोई भी उदाहरण दे दिया जाए, हमें उसका वर्गीकरण इन स्टेप के अंदर लिखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्गीकी सहायता साधन। वर्गीकी सहायता साधन, देखिए ऐसे साधन जो वर्गीकरण में सहायता करे, मतलब वर्गीकरण का मतलब पौधों को पहचानने में, उनका नामकरण करने में, उनके ऐसे हमें विशिष्ट लक्षण वहीं से मिल जाए, तो ऐसे साधन जो हमें वर्गीकरण में सहायता करे, वर्गीकरण में मदद करे। तो सबसे पहली बात तो ये निकल के आती है कि हम पौधों का, जीव जंतुओं का अध्ययन करें, उनका नामकरण करें, उनका वर्गीकरण करें। तो इसके लिए हमें वेल डेवलप्ड प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। इसके लिए गहन सुसज्जित उपकरणों सहित प्रयोगशाला। अब प्रयोगशाला और प्रयोगशाला के साथ साथ बाहरी वातावरण की भी आवश्यकता होगी। तो गहन सुसज्जित उपकरणों सहित प्रयोगशाला व बाहरी वातावरण की आवश्यकता होती है। बाहरी वातावरण की आवश्यकता होती है, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। हम जीवों का वर्गीकरण करें, जीवों की पहचान करें, उनका अध्ययन करें, तो इसके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास एक ऐसी लैब हो जिसके अंदर सभी प्रकार के उपकरण है वो सुसज्जित रूप से उसमें मिले, और कुछ बाहर का वातावरण भी ऐसा हो जहां पर हम ये पेड़ पौधों को उगा सकें या उनको परिरक्षित करके रखा जा सके। तो लैब भी चाहिए, प्रयोगशाला की भी आवश्यकता होती है और बाहरी वातावरण की भी जरूरत होती है। अब बाहरी वातावरण के अंदर हम क्या करेंगे, कोई पौधों के नमूने हम वहां लगा सकें और हम उसकी ग्रोथ को देख सकें। तो ये जो वर्गीकरण के मुख्य स्रोत है, वर्गीकरण के ये मुख्य स्रोत है। अब कई बार क्या होता है, बाहरी वातावरण या कई ऐसी जगह भी चाहिए जहां पर भविष्य के लिए नमूनों को परिरक्षित करके रखा जाता है। भविष्य के लिए नमूनों को परिरक्षित करके रखा जाता है। अब इसके लिए जो ऐसे जीव वैज्ञानिक उन्होंने क्या किया, इन नमूनों को संचय करना और इसको परिरक्षित करना, इसके लिए कुछ तकनीक और विधियां अपनाई, उसी को वर्गीकी सहायता साधन बोलते हैं। जीव विज्ञानियों ने इन नमूनों का संचय और परिरक्षण के लिए कुछ विधियां या तकनीक अपनाई। कुछ विधियां या तकनीक अपनाई, इसे वर्गीकी सहायता साधन कहते हैं। जो टेक्निक जीव विज्ञानियों ने अपनाई उसको है वो वर्गीकी सहायता साधन कहते हैं। नंबर 1, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बेरियम। सबसे पहले इसमें आता है हर्बेरियम या हर्बेरियम शीट। अब हर्बेरियम शीट जो है ये कागज की शीट होती है। किसकी शीट होती है? कागज की एक शीट होती है और इसकी साइज है वो 11.5 इंटू 16.5 इंच होती है। और जो शीट बनती है, जिस शीट का निर्माण होता है, इस शीट को हर्बेरियम शीट कहा जाता है। क्या कहेंगे? हर्बेरियम शीट कहेंगे।
और एक सीट के ऊपर एक पादप का संग्रहण किया जाता है। एक पादप, देखो एक पादप का संग्रहण का मतलब पूरा का पूरा पादप नहीं, उस पादप की जड़ का नमूना, तने का नमूना, पत्ती का नमूना, वो सब इस शीट के ऊपर रखकर दबाकर सुखाया जाता है। और दबाकर जब सुखाएंगे तब एक शीट का निर्माण होता है। इसी को हम हर्बेरियम शीट कहते हैं। अब ये जो हर्बेरियम शीट है, इसके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं, एक लेबल बना देते हैं और लेबल के ऊपर तिथि अंकित की जाती है कि कौन सी तिथि को यह हर्बेरियम शीट बनाई गई और किसने बनाई, एकत्रकर्ता का नाम, उसका नाम भी रखा जाएगा कि किसने यह शीट बनाई है, उसका नाम। इसके अलावा जो पौधा है, उस पौधे का स्थानीय नाम, अंग्रेजी नाम और साथ साथ में उसका वैज्ञानिक नाम सहित वर्गीकरण भी लिख देते हैं ताकि हमें उस पौधे के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाए। अब ये हर्बेरियम शीट, इसके ऊपर एक पूरे पौधे के बायोडाटा है और इतनी मेहनत करके हम बनाते हैं और ये संग्रहालय के अंदर सुरक्षित रखी जाती है। जब जरूरत पड़ती है या जो अध्ययन करता है वो इसको देखकर उसका अध्ययन करता है। तो इसको कवक आदि खराब नहीं करे, इसके लिए कवक रोधी पदार्थ मर्क्यूरिक क्लोराइड मिलाया जाता है ताकि कोई भी कवक है वो इस शीट को नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो इस तरह से ये हम हर्बेरियम शीट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन। अब ये ऐसे गार्डन होते हैं, ऐसे उद्यान होते हैं जहां पर जीवित पादपों का संग्रह होता है, जीवित पादपों का संग्रहण होता है। एक बड़ा पार्क है, बड़ा गार्डन है, उसके अंदर है वो जीवित अवस्था में पौधों को उगाया जाता है और हम लोग वहां जाकर इनकी क्या करते हैं, पहचान करते हैं। पहचान करेंगे और जहां पर ये जो वनस्पति उद्यान है वहां पर अलग अलग पौधों को उगाया जाता है, तो हर एक पौधे के ऊपर एक लेबल लगा होता है और लेबल के ऊपर उसका नाम लिखा होता है, उसका वैज्ञानिक नाम और उसका कुल का नाम भी लिख दिया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति यदि उसकी पहचान करना चाहे या उस पौधे के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहे तो उस पौधे के ऊपर, लेबल के ऊपर हर चीज़ लिखी हुई है तो उसको पूरी की पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाती है। अब हम बात करें विश्व के अंदर सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पर है? तो विश्व में सबसे बड़ा जो वनस्पति उद्यान है वो कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर है और इसका नाम है बोटेनिकल गार्डन क्यू। बोटेनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड। ये विश्व का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। अब यदि भारत की बात करें, भारत के अंदर सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान, विश्व के बाद यदि भारत की बात करें तो भारत के अंदर सबसे बड़ा जो बोटेनिकल गार्डन है वो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, भारत। भारत का सबसे बड़ा जो गार्डन है इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। इसके अलावा यदि बात करें तो इंपॉर्टेंट है एक नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट,
रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यहां पर भी भारत का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वनस्पति उद्यान है लखनऊ के अंदर। तो विश्व का सबसे बड़ा कहां पर है, सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान, क्यों इंग्लैंड। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान हावड़ा, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, लखनऊ यूपी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान, इसको चिड़ियाघर भी कहते हैं, चिड़ियाघर, प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर। यहां पर जीवित जंतुओं को रखा जाता है, जीवित जंतुओं को रखा जाता है। यहां पर जो जंतु, एक तो जंतु जहां पर है उनको वहीं पर सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर कृत्रिम रूप से उस जंतु को वहां से लिया और कृत्रिम रूप से, इसको एक्स सिटू कहा जाता है, कृत्रिम रूप से ऐसी जगह पर हम रखते हैं जहां पर उनको प्राकृतिक आवास वाली सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। और यहां पर जो भी जंतु है हम वहां पर इनके आहार और इनका जो जंतुओं का व्यवहार है, जंतुओं का आकार आदि, आकार का अध्ययन हम कर सकते हैं। कोई भी जंतु है उसका आहार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी साइज कैसी है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम है वो यहाँ जाकर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम वहाँ सीखते हैं। जैसे मान लो कभी स्कूल में बच्चों का टूर होता है और यदि बच्चों को हम ऐसे किसी प्राणी उद्यान में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को बता सकते हैं ये शेर है, ये चीता है, ये कुत्ता है, ये भेड़िया है, सभी के बारे में बता सकते हैं हम। जहाँ पर ऐसे स्थानों पर ही बच्चों के टूर ले जाने चाहिए ताकि बच्चों का टूर भी हो जाए और वो इसके बारे में, प्रकृति के बारे में जान सके, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ सके, जंतुओं के बारे में जान सके, पेड़ पौधों के बारे में जान सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं संग्रहालय। संग्रहालय, संग्रहालय इसको म्यूजियम बोलते हैं, म्यूजियम। जो ये संग्रहालय है यहां पर जो मृत पेड़ पौधे और जंतु है इनको यहां पर संग्रहित करके रखा जाता है। जो मृत, जैसे मान लो मृत जंतु है या मृत कोई पौधा है उसको यहां पर परिरक्षित करके रखा जाता है। मृत पौधे या जंतु को, एक पदार्थ है फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन में परिरक्षित करके रखा जाता है, फॉर्मेलिन में परिरक्षित कर रखा जाता है। और ये फॉर्मेलिन जो पदार्थ है, इस फॉर्मेलिन के अंदर वह मृत जो पौधा है या जंतु है वह नष्ट नहीं होता है, लंबे समय तक वो मृत अवशेष उसके अंदर है वो सुरक्षित रहते हैं। और ये जो फॉर्मेलिन होता है, ये फॉर्मेलिन 40% फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन होता है, 40% HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन है वो होता है, इसका सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाबी या कुंजी। चाबी या कुंजी, अब ये चाबी या कुंजी क्या है, ये जंतु हो या पौधे उनमें पाए जाने वाले विशेष लक्षण है जिसके आधार पर हम उनकी पहचान कर सकें। विशेष लक्षण जिनके द्वारा, वे लक्षण जिनके द्वारा पादप या जंतु की पहचान की जा सके। ऐसे लक्षण, ऐसे विशिष्ट लक्षण जिनके द्वारा पादप या जंतु की पहचान की जा सके उसको हम क्या कहेंगे, चाबी या कुंजी। अब देखो इसके लिए जो लक्षण है हम बात करते हैं सबसे पहले फ्लोरा। फ्लोरा ऐसे लक्षण है, ऐसे साधन है जिससे हम क्या होता है पादप या जंतुओं को पहचानने में सुविधा होती है। तो फ्लोरा, फ्लोरा क्या है,
फ्लोरा एक ऐसी बुक है जिसके अंदर पादपों के लक्षण लिखे हुए होते हैं, पादपों की जानकारी वाली बुक। पादपों की जानकारी के लिए जो बुक होती है उसको हम कहते हैं फ्लोरा। नंबर 2, फौना। फौना का मतलब है एक ऐसी बुक जिसमें जंतुओं के बारे में जानकारी हो। किसके बारे में जानकारी हो? जंतुओं की जानकारी वाली बुक, उसको हम क्या कहते हैं? फौना। तो ये हम किसी भी जंतु का अध्ययन करना चाह रहे हैं, उसकी पहचान करना चाह रहे हैं, तो हमें इसमें से ये सब चीजें वो मिल सकती है। नंबर 3, नेक्स्ट जो चाबी है वो है नियम पुस्तिका। नियम पुस्तिका। नियम पुस्तिका के अंदर क्या होता है? एक क्षेत्र के अंदर जो जाति पाई जाती है उसका विवरण मिलता है। एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति का विवरण। एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जाति है, कोई जैसे पौधे की जाति है, एक क्षेत्र में जो जाति पाई जाती है, विशेष जाति पाई जाती है, उसका अध्ययन। एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति का अध्ययन। अब ये जाति पौधे की हो सकती है, जंतु की हो सकती है। नंबर 4 नंबर पे आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ में क्या होगा? मोनोग्राफ के अंदर एक पूरे टैक्सॉन के बारे में जानकारी होगी, पूरे टैक्सा या पूरे टैक्सॉन की जानकारी मोनोग्राफ में होगा, पूरे टैक्सॉन की जानकारी। पूरे टैक्सॉन की जानकारी है वो इस मोनोग्राफ के अंदर होती है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया है, विभिन्न प्रकार के पदानुक्रम, वर्गीकृत संवर्ग या वर्गीकृत पदानुक्रम, और उसके बाद में कुछ जंतु और पौधे, उनका वर्गीकरण भी विभिन्न पदानुक्रम के अनुसार। और उसके बाद में हमने बात की है विभिन्न प्रकार के वर्गीकृत सहायता साधन। और वर्गीकृत सहायता साधन में हमने सबसे पहले बात की हर्बेरियम। एक हर्बेरियम सीट का निर्माण होता है, फिर वनस्पति उद्यान, फिर प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान के बाद में संग्रहालय, और सबसे लास्ट में बात आती है चाबी या कुंजी। और इसमें ये विभिन्न प्रकार की चाबी या कुंजी है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और ये जो वीडियो है, इसी के साथ कक्षा 11 जीव विज्ञान का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है, फिनिश होता है। मैक्सिमम मैंने पूरे पाठ के सभी बिंदु को, हर पॉइंट को इस वीडियो के अंदर समाहित करने की कोशिश की है। धन्यवाद। और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके जो साथी 11th की जो बायो है इसको पढ़ना चाहें तो आराम से वो इसका अध्ययन कर सकें। इसके अलावा कहीं पर भी, जैसे वर्तमान में कई स्कूल है, साइंस संकाय से है लेकिन स्टाफ नहीं है, तो उन स्कूल्स के अंदर उस स्कूल के विद्यार्थी भी इस वीडियो के माध्यम से अपना अध्ययन है वो सुचारू रख सकते हैं। और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो LDC की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह NCERT बेस्ड जो मटेरियल है वो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।